वाइफ 498A आईपीसी का केस हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स पर करती है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाती है उससे, जिसका बेनिफिट हस्बैंड को मिलता है, लेकिन हस्बैंड को पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है और कैसे उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। मतलब वाइफ अपनी गेंद ना चाहते हुए भी हस्बैंड के पाले में डाल देती है, लेकिन हस्बैंड को उससे खेलना ही नहीं आता। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सच में वाइफ आपके सामने गिड़गिड़ाएगी और आकर अपना मैटर सेटल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। देखिए वाइफ क्या करती है, सबसे पहले कुछ भी मैटर होता है पुलिस कंप्लेंट के लिए जाती है, 498 की कंप्लेंट करती है, एलिगेशंस लगाती है हस्बैंड पर, उसकी फैमिली मेम्बर्स पर, उसके रिलेटिव्स पर। तो नॉर्मली होता यह है कि सास ससुर देवर जेठ या उनकी जो वाइफ होती हैं, देवरानी जेठानियाँ ननद, उन सब के नाम उसके अंदर डाले जाते हैं। मैटर विमेन सेल में चला जाता है, सेटल हो नहीं हो, अगर सेटल नहीं होता है तो मैटर को फिर बाद में थाने भेज करके उसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है। अब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद हस्बैंड सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये देखता है कि भी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी बहन है या मेरे भाई है या मेरी जो भाभियाँ हैं, उनके नाम उसमें से निकाले जाएँ, या मेरे पेरेंट्स हैं उनके नाम निकाले जाएँ। कोशिश भी करता है और नाम निकाले भी जाते हैं। मोस्टली आपने केसेस में देखा होगा कि हस्बैंड उनके नाम निकलवा ही देता है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब नाम निकलवाने के बाद क्या होता है, उस मैटर में आईओ चार्जशीट फाइल करता है। भाई हस्बैंड रह गया या फिर चलो उसके पेरेंट्स को डाल दिया ज़्यादा, लेकिन बाकी मेंबर्स के नाम हट जाते हैं और कई बार तो सभी के नाम हट जाते हैं, सिर्फ हस्बैंड ही उसके अंदर पार्टी बन के रहता है। कोर्ट में केस जाता है। अब जो 498 की एफआईआर के अंदर पार्टी बन के है तो मोस्टली जज साहब उसी पर चार्ज लगाते हैं। वाइफ कई बार सोचती है कि नाम ऐड करवाऊँ, कई बार वे कोशिश करती हैं, करवा भी देती हैं, कई बार नहीं भी नाम ऐड होते हैं और इस तरह से मैटर में चार्ज लग जाता है। जो लोग सिर्फ उसके अंदर पार्टी बनकर आए चार्जशीट पे, उन्हीं पर चार्ज लगता है। अब यहीं से गेम स्टार्ट होता है। ऐसे में जब चार्ज लग जाए, चार्ज लगने के बाद जिन लोगों के नाम उस एफआईआर में थे, वे चाहे तो वाइफ के ऊपर केस डालकर कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन लोग इस काम को करते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। और ये करना कब चाहिए, देखिए जब एफआईआर से आईओ नाम निकाल दे उस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर आप इसमें कोई नोटिस भेजते हैं या केस डालते हैं तो वाइफ 100% नाम को ऐड कराएगी, चाहे पुलिस के ऊपर प्रेशर डालकर करवाए या फिर कोर्ट में जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के साथ, या फिर ऊपर हाई कोर्ट में रेट डालकर करवाएगी जरूर, कि उसको पता है कि उसके ऊपर केस डलने वाला है और आपने नोटिस भेज दिया। उस समय बिल्कुल चुप बैठना है, कुछ नहीं करना है। आपको करना कब है, जब चार्ज लग जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि वाइफ फिर नाम ऐड करवा नहीं पाएगी। अगर उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है तो जज साहब ऑलरेडी चार्ज लगा चुके हैं, दोबारा अपने ऑर्डर को रिव्यू कैसे करें, क्योंकि मजिस्ट्रेट की पावर होती नहीं कि अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की, वे बाकी नाम ऐड करेंगे नहीं। पुलिस ने ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर दी है, नाम उनके हटा दिए, पुलिस अपने खिलाफ अपनी बात होकर जा ही नहीं सकती, तो वे नाम ऐड करेगी नहीं। अगर हाईकोर्ट रेट में भी वाइफ जाती है कि जी उनके नाम ऐड करवा दिए जाएँ, ऐसी कंडीशन में भी हाई कोर्ट आनाकानी करती है, मना ही करेगी कि भी ऑलरेडी पुलिस अपना काम कर चुकी है, उनके नाम निकाल चुकी है, चार्ज ऑलरेडी इस इन पर लग चुका है, केस ऑलरेडी चल रहा है एविडेंस पर, ऐसे में हम उसमें क्यों छिड़काने के, क्यों रोकें। और ऊपर जाने में दोस्तों पैसा भी लगता है, हाई कोर्ट जाते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, समय भी खराब होता है। तो इस तरह से आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है। अब ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या होता है, एक लीगल नोटिस वाइफ को सेंड करना है। देखिए जिन जिन लोगों के नाम उसमें से निकाले गए एफआईआर से, उन सभी लोगों को नोटिस सेंड करना है और एक केस फाइल करना है। नोटिस में आप क्या लिखेंगे कि भाई आपने मेरे खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट दी, कंप्लेंट के बाद उसमें एफआईआर भी रजिस्टर हुई है और रजिस्टर होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये सब झूठ है। आपकी जो कंप्लेंट और एफआईआर की वजह से भाई जो मेरे को मेंटली हैरेसमेंट हुआ, जो भी मैंने दिमाग में सोचा, इतना ज़्यादा परेशानी हुई, सोशली जो मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ, जो मेरे को डिफेमेशन हुआ कि भी लोगों को पता चला मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है, मेरी जो बदनामी हुई है, जो परेशानियां मैंने झेली है, फिजिकली भी मेरे को डैमेजेस है, क्योंकि भाई शरीर में अगर हम सोचेंगे कोई चीज़ को तो उससे भी कुछ ना कुछ बीमारी नुकसान होने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस भी मेरे को हुआ है, मतलब मेरे जो बिजनेस काम धंधा वो भी खराब हुआ उस, और मुझे इसमें कोर्ट कचहरी की मतलब चक्कर लगाने पड़े, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा बार बार, तो उसमें मेरे को बड़ी हैरेसमेंट हुई है। और इसके अलावा बाकी हैरेसमेंट तो है ही है जो मैंने झेली है, और समाज में मेरी जो प्रतिष्ठा है वो भी कम हुई है, तो डिफेमेशन भी इसके अंदर बनती है। तो इस तरह से आपके
कंप्लेंट और एफआईआर में नाम आने से जो आपने झूठी चीज़ मेरे सामने दी है उसके कारण ये सब मेरे को लॉसेस हुए हैं, ये सब डैमेजेस हुए हैं, इसका मुझे कंपनसेशन आपसे हर्जाना चाहिए। और इस हर्जाने के तहत पर आप उनसे 50 लाख तक की डिमांड नॉर्मली कीजिए और उसके लिए लीगल नोटिस सेंड कीजिए। और इसके बाद अगर मैटर सेटल होता है बेस्ट है, वैसे नॉर्मली सेटल हो जाता है मैटर, क्योंकि इसमें वाइफ के पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि भाई सिंपल है, उसने कंप्लेंट की हुई है, एफआईआर में भी नाम आया हुआ है और नाम हटा भी है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में नाम हटाया तो उसमें वो चीज़ झूठी थी। तो इसमें आप नॉर्मली आपकी कंप्लेंट भी बनती है, आपका नोटिस भी बनता है और साथ में आपका केस भी बनता है, और वो केस इजीली प्रूफ भी हो जाए क्योंकि सबूत तो सामने ही है। तो ऐसे में अगर वाइफ सेटल करते ठीक है, वरना एक आप इसमें डैमेजेस और कंपनसेशन का एक सिविल सूट फाइल कर दीजिए जिसके अंदर डिफेमेशन भी इंक्लूडिंग हो। देखिए जो भी आप सूट फाइल करते हैं उसमें आपको कोई कोर्ट फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि ये कोई रिकवरी सूट नहीं है ऐसा कि भी हमारा कोई पैसा फंसा हुआ है या हमारी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है जो हमको इसके अंदर 50 लाख का 4-5 लाख रुपए हमको कोर्ट फीस पे करनी हो। सिंपल दी जाएगी जो नॉर्मली की 500 के आसपास होती है, 500 के आसपास है। तो ऐसे में अगर सूट फाइल कर देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा और वाइफ उसमें सेंडर भी करेगी। देखिए केसेस वे करने चाहिए जो कि उसी वक्त इफेक्ट रहे। हालांकि इसके अंदर देखा जाए तो क्रिमिनल केसेस भी बनते हैं, जैसे के अंदर डिफेमेशन का बनता है 500 आईपीसी, इसके अलावा 211 आईपीसी बनता है, उसकी भी क्रिमिनल कंप्लेंट कीजिए, वो भी बेस्ट है। लेकिन क्रिमिनल कंप्लेंट में क्या होता है कि नॉर्मली एफआईआर रजिस्टर होते नहीं है, तो क्रिमिनल जो करेंगे उसमें फिर आप कोर्ट में जाएंगे, 156 सब क्लोज 3 सीआरपीसी में कंप्लेंट केस फाइल करेंगे। जज साहब उसमें उस व्यक्ति एफआईआर के ऑर्डर करेंगे नहीं, तो नॉर्मली वे क्या करेंगे कि भी वाइफ को पहले आपकी एविडेंस लेंगे, एविडेंस लेने के बाद उनको लगेगा तो एफआईआर के ऑर्डर करेंगे, वाइफ को बुलाएंगे, वरना नहीं लगेंगे। तो जो जिस चीज़ का इमीडिएट इफेक्ट होना ही नहीं है तो वो केस डाल करके क्यों अपना टाइम और पैसा वेस्ट करना, उसको थोड़ा साइड में रखिए। केस वो करना चाहिए जो उसी वक्त असर करे, क्योंकि देखिए वाइफ डरेगी तो पैसे से डरेगी, उसको ये लगेगा कि यार पैसा लेने की बजाय मेरे को उल्टा देना पड़ रहा है, और वो चीज़ साबित भी हो जाएगी तो पीछे हटेगी। लेकिन पता नहीं क्यों लोग पति इन केसेस को करते क्यों नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। बाकी केसेस के लिए चले जाएंगे जो वाइफ ने की हुई है, उनको चलो लड़ना है, सेक्शन 9 फाइल कर देंगे, सेक्शन 30 डिवोर्स के लिए चले जाएंगे, लेकिन इस केस को नहीं डालेंगे, क्रिमिनल केस फाइल कर देंगे। इतना ईजी, इतना अच्छा केस है जिसमें एविडेंस भी सामने है, लेकिन कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। कम से कम इवन एक सिंगल नोटिस तो भेज सकते हैं, लेकिन नोटिस भी नहीं भेजते। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे तो खुद खैर ये बात खुद समझ में नहीं आती है कि इसका रीज़न क्या है। मतलब उनको ये लगता है कि वकील साहब उनसे ज़्यादा पैसा हटना चाहते हैं, मतलब उनसे पैसा लेना चाहते हैं, फीस के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर कुछ और बात है। खैर कुछ भी जो भी कुछ बात हो, लेकिन जो भी उनकी सोच है बिल्कुल गलत सोच है। वैसे तो चिल्लाएंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, वाइफ को बद्दुआएं देंगे, हाय ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन करने के नाम पर कुछ भी नहीं। जो केस करना चाहिए वो करेंगे नहीं, बाकी और केसेस के लिए सोचेंगे और प्लान करेंगे, क्रिमिनल कंप्लेंट कर दो, ये अरे करो कंप्लेंट, वो केस करो, लेकिन जो केस इमीडिएटली इफेक्ट कर रहा है वो करना चाहिए कि नहीं। मतलब डिवोर्स का केस भी आप फाइल करें, उसमें भी तो पैसा लगा रहे हैं, तो डिवोर्स का केस करने की बजाय अगर ये केस कर दिया जाए, इसमें पैसा लगा दिया जाए तो ज़्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन नहीं, डिवोर्स के लिए भागेंगे, सेक्शन 9 के लिए भागेंगे, और केसेस में जाएंगे, इन केसेस को कोई नहीं करता। जबकि एक सामने साफ स्पष्ट चीज़ है जो कि असरदार है, जिसमें सबूत है, एविडेंसेस है, और उससे बचा भी नहीं जा सकता। मतलब वाइफ को कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा। जहाँ पैसे देने की बात आती है वहाँ नॉर्मली है कि वाइफ सेंडर करेगी। तो खैर बात समझने की है, लेकिन पता नहीं खैर लोग क्यों नहीं समझते। खैर जो समझे ना समझे, लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए, समझिए। जो झूठी वाइफ है, जो पत्नियाँ झूठे केस करती हैं, झूठे नाम लगाती है फैमिली मेम्बर्स के, जिनका रोल भी नहीं होता है, उनके नाम हटवाएं, और हटवाने के बाद ये केस करें। डैमेजेस है, कंपनसेशन है, डिफेमेशन है, तीनों का सिविल केस है। और इस केस की खास बात यह है कि जहां आप रहते हैं वहां से केस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई देवर जेठ है जो कि उस स्टेट में नहीं रहता, दूर रहता है, डिस्ट्रिक्ट भी छोड़िए, स्टेट ये अलग है, और उसने उसका नाम लिखवाया हुआ है और उसका नाम हटता है, तो वो उसी स्टेट से केस करेगा, और उस केस को वाइफ ट्रांसफर भी नहीं करवा सकती है। अगर वाइफ दिल्ली रहती है और उसका जेठ अगर ये सोचिए कि कहीं पंजाब रहता है या कहीं केरला रहता है, तो ऐसे में वो पंजाब या केरला से ही केस करेगा, वाइफ को वहाँ जाना ही पड़ेगा। सिविल सूट है, सिविल सूट में नहीं गई तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ तो कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जज साहब तो ऑर्डर ही करेंगे, तो इतनी दूर जाकर लड़ना वो भी उसके लिए मुसीबत हो जाती है। जो भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस बात को कंसिडर कीजिएगा, समझिएगा। कि ज़्यादा तो और क्या कहूँ, मेरा मन थोड़ा सा उदास है, आज दिल दुखी भी है। अब हंसी जरूर आ रही है, लेकिन ये इस बात के लिए नहीं है, क्योंकि जब मैं दुखी होता हूँ तो मुस्कुराहट पहले आ जाती है।
तो ठीक है, आज की वीडियो शायद आपको पसंद आएगी। तो जो लोग वाली बात है, जिनको कुछ डाउट हो, परेशानी हो, तो कमेंट की पूछिए, मैं इसमें बताऊंगा कि भी क्या चीज़ अगर आपको लगती है कि भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नज़र आती है इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर, कि भी आपसे ये चीज़ भी हो सकती है या ये डर है या परेशानी, उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन दूंगा सिर्फ ये समझ लीजिए 24 आवर्स में, उसके बाद नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।